हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी के 5th चैप्टर बिहार उद्योग एवं परिवहन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर के बारे में फुल थ्योरी हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कृषि एवं वन संसाधन और दूसरा पार्ट है हमारा खनिज संसाधन। उसी में हम लोगों का तीसरा पार्ट है उद्योग एवं परिवहन। तो आज के क्लास में हम लोग इसके सारे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के होल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक ही क्लास में मतलब कल के क्लास में हम लोग 8 बजे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अगर हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में इसका नोट्स पाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना होगा ताकि आपको इसका नोट्स किस तरह से मिलेगा आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो ज्योग्राफी का हमारा चैप्टर 5 है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जो टॉपिक है हमारा उद्योग। उद्योग हमारा क्या होता है वो पहला टॉपिक हमारा उद्योग। तो अधिकतर बड़े उद्योग जो भी थे बिहार में, बेसिकली हम बिहार के बारे में भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा बिहार से रिलेटेड चैप्टर है। तो अधिकतर बड़े उद्योग जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित होने के कारण क्या हुआ, बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य के अंग बन जाने के कारण बिहार के मानचित्र से बड़े उद्योग लगभग विलुप्त हो गया है। मतलब बड़े जो उद्योग थे वो कहाँ थे, अधिकतर झारखंड में थे। तो बिहार विभाजन के बाद क्या हुआ, सारे के सारे उद्योग कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। तो बिहार में जो है मानचित्र में उद्योग का जो ग्राफ है वो बहुत कम हो चुका है। 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास का जो दर था वो 9.8% था। कितना था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार का जो दर था वो 9.8% था। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपका इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास का दर में 9.8% जो था वो बिहार का औद्योगिक विकास था। आप लोग इसको याद कर लेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब थर्ड आता है भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा 1840 ईस्वी में मोतियाबिंद में स्थापित की गई थी, जो हमारा बिहार में ही पड़ता है। तो भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की? पहली चीनी मिल जिसका नाम था डच कंपनी द्वारा। किस कंपनी के द्वारा? डच कंपनी के द्वारा 1840 ईस्वी में मोतियाबिंद में स्थापित की गई थी। तो आप लोग इसको याद रख लेंगे कि भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी के द्वारा 1840 ईस्वी में मोतियाबिंद में स्थापित की गई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली चीनी मिल डच कंपनी के द्वारा 1840 ईस्वी में मोबितिया में स्थापित की गई थी। बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है। अगर बिहार में 10 टन गन्ना यूज किया जाए जिसे चीनी बनाने के लिए, उससे जो हम लोग 1 टन चीनी प्राप्त होता है। तो बिहार में 10 टन गन्ना से कितना टन चीनी उत्पादन होता है? तो बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी उत्पादन होता है। ये आपका आप लोग याद रख लेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछता है। और 1960 ईस्वी के पूर्व यहाँ पूरे भारत में लगभग 1/3 चीनी कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से। मतलब 1960 ईस्वी से पहले जो है भारत की लगभग 1/3 की चीनी सिर्फ बिहार से ही उत्पादन होता था। अब आते हैं हम लोग कृषि आधारित उद्योग, मतलब कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को समझ लिए। उद्योग को मैं आपको सलाह दूंगा कि इस क्लास के एंड होने के बाद आप सभी इस पूरे बुक को आप लोग एक बार अपने से पढ़ लेंगे। इस क्लास के बाद मतलब मैं आपको अभी पढ़ा देता हूं, आप लोग उसके बाद एक बार बुक को अपने से भी रीडिंग मार लेंगे ताकि जो हमसे छूट बढ़ गया हो आप लोग उसको कवर कर सके। क्योंकि मैं यहाँ से तो कुछ भी सभी पॉइंट्स को कवर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार अपने बुक को पढ़ लेंगे। तो कृषि पर आधारित उद्योग, तो कृषि पर आधारित उद्योग में पहला हमारा आता है क्या? चीनी उद्योग। क्या आता है? चीनी उद्योग, जिसको हम लोग शुगर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो चीनी उद्योग को हम लोग अब समझते हैं, चीनी उद्योग हमारा क्या होता है। तो चीनी उद्योग बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यहाँ गन्ना के अनुकूल भूमि प्रदान है, यहाँ गन्ना के अनुकूल सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो है किस लिए, तो यहाँ चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है बिहार में भी सारे चीनी उद्योग मिल है। जो आपका पटना में जस्ट आपके जैक्सन के साइड में जो फ्लाईओवर जैसे ही चढ़ते हैं वहां भी एक चीनी मिल था जो अभी फैक्ट्री बंद है। तो बिहार के उद्योगों में चीनी उद्योग क्या लगता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का स्थान महत्वपूर्ण था। मतलब 20वीं सदी के मध्य तक क्या था, भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का जो स्थान था वो बहुत महत्वपूर्ण था।
किंतु 1960 के बाद इस उद्योग के ह्रास होने लगा, किंतु अब यह 7वें स्थान पर है। मतलब क्या हुआ, 1960 के बाद जो इस उद्योग का ह्रास होने लगा। किस उद्योग का, तो कृषि आधारित उद्योग पर जो चीनी उद्योग था इसका 1960 के बाद ह्रास होने लगा, किंतु यह अब 7वें स्थान पर आ चुका है। ये हमारा 2006-7 का रिपोर्ट था, अभी भी और भी रैंकिंग घसक गया होगा। तो वर्तमान में चीनी का जो कुल उत्पादन वो 4.52 लाख मेट्रिक टन है। वर्तमान में जो चीनी का उत्पादन वो कितना है, 4.52 मेट्रिक टन है चीनी का। तो बिहार में जो चीनी उद्योग है वह कहाँ, चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और यह जो है बिहार के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोजगार देने का एक साधन भी था, क्योंकि यहाँ जो है सारी चीजें जो है आपको उसके अनुकूल पाई जाती है। भूमि भी गन्ना के अनुकूल पाई जाती है। इस सब को लेके यहाँ गन्ना की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। बिहार में जो चीनी के अधिकतर मिले है वो कहाँ कहाँ है, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण, ये सभी जिले में जो है चीनी मिल केंद्रित है। कहाँ का, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिले में। तो यहाँ क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन जो है इसके अत्यंत अनुकूल है, और यहाँ गन्ना का उत्पादन भी अधिक मात्रा में उत्पादन होती है। और कुछ चीनी मिल जो है कहाँ का, दरभंगा जिले के सकरी गांव में, लोहार, हसनपुर, मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर में स्थित है, और किशनगंज, विक्रमगंज, बिहटा और गुरुग्राम में भी चीनी की मिलें हैं। तो अब हम लोग इसके राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेगा कि 11 चीनी मिलों का जो परिचालन की जो जिम्मेदारी है, बिहार में जो 11 जो चीनी मिले हैं उसका परिचालन रिलायंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बहुराष्ट्रीय कंपनी को दी जाएगी। मतलब इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। जितने चीनी मिल हैं किसके द्वारा, रिलायंस के द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बहुराष्ट्रीय कंपनी जो भी है उसके द्वारा इसका परिचालन अब किया जाएगा। और चीनी मिल के उत्पादन में क्या हुआ, विद्युत में कागज, गोवा और इथेनॉल निर्माण भी होता है। अब दूसरा जो है कृषि आधारित उद्योग में वो आता है हमारा जूट उद्योग। क्या आता है, जूट उद्योग। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, जूट उद्योग क्या होता है। तो जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जूट सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का जो एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आजादी के जो पूर्व थे वो 110 जूट कारखाने थे, जिनमें सबसे अधिक प्रसारण पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही थे। मतलब आजादी के समय जो है भारत में कितने जूट के कारखाने थे, तो आजादी के समय भारत में 110 जूट के कारखाने थे, जिनमें सबसे अधिक जो कारखाना था वो पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही थे। आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है कि आजादी से पूर्व भारत में कितने जूट के कारखाने थे। तो आजादी से पूर्व भारत में 110 जूट के कारखाने थे, जिनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में ही केंद्रित था। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, जो कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में। बिहार में जो 3 जूट के बड़े कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में। आप लोग इस तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। बिहार के जूट के जो बड़े कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा में। और वर्तमान में जो सिर्फ कटिहार में ही कारखाना कार्यरत है, बाकी 2 कारखाने पूर्णिया और दरभंगा के बंद हो चुके हैं, और सिर्फ कटिहार के कारखाने ही कार्यरत है। तो वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना कार्यरत है, और ये हमारा हो गया बिहार के जूट उद्योग। अब हम बढ़ते हैं अपने तंबाकू उद्योग की तरफ, जो हमारा कृषि आधारित ही उद्योग है, तंबाकू उद्योग। तो तंबाकू उद्योग के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं किया, तंबाकू मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार जो है देश का 6ठा स्थान रखता है, और तंबाकू के आधारित बीड़ी, सिगरेट ये सभी कारखाने सभी जगह स्थापित हैं। और मुंगेर में इम्पोरियल टोबैको देवालपुर में स्थित है, और यहाँ बीड़ी के 250 से अधिक कारखाने हैं। अब आते हैं कृषि आधारित उद्योग में हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, चावल, दाल एवं आटा मिल। इसकी ओर बढ़ते हैं, चावल, दाल और आटा मिल। तो बिहार में सबसे प्रमुख फसल क्या है, धान है, और धान को कूटकर क्या किया जाता है, चावल तैयार किया जाता है। तो बिहार का जो प्रमुख फसल है वो क्या है, हमारा धान है, और धान को ही कूटकर क्या किया जाता है, तो चावल तैयार किया जाता है। और बिहार के तराई क्षेत्र में चावल कूटने की अनेक मिलें हैं। मतलब बिहार के जितने भी तराई क्षेत्र हैं जहाँ धान की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर होती है, वहाँ चावल कूटने के कारखाने हैं, मिले हैं। दूसरा जो है, गंगा नदी के दोनों और तटीय क्षेत्रों में दलहन की खेती उत्पादन होता है, और इसलिए यहाँ दलहन की छोटी मिलें विकसित है। जो गंगा नदी के जो दोनों किनारे, दोनों और तटीय क्षेत्र है, उस पर दलहन की खेती उत्पादन होता है, और इससे यहाँ दलहन की जो छोटी मिलें विकसित की गई है। अब आते हैं आटा मिल पर। तो बिहार में लगभग 2000 से आटा की मिलें, जो आटा मिलें पटना और गया में सबसे अधिक है। आटा जो मिलें हैं वो कहाँ अधिक है, पटना और गया में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ जो है गेहूं के अनुकूल भूमि पाई जाती है, और वहाँ गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है।
पर जिसको वैसे तो आपके भी गांव में आटा की मिलें होगी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जहां से आटा व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है और व्यापक पैमाने पर मार्केट में बेची जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं व्यापक पैमाने। तो बिहार में लगभग 2000 से ऊपर आटा की मिलें हैं, जो पटना और गया में सबसे अधिक है। और चावल की जो मिलें हैं यहाँ टोटल 520 है। कितने चावल की मिलें हैं? चावल की मिलें जो बिहार में है वो 520 है, और आटा की मिलें लगभग कितनी है? 2000। अब आते हैं तेल मिल की तरफ। तो तेल मिल के बारे में तो आपको डिस्कशन दे दूं तो बिहार में तीसी, राई और सूरजमुखी जैसे तेल निकाले जाते हैं, और यहाँ 500 से अधिक तेल की मिलें हैं। अब आते हैं हम लोग गैर कृषि आधारित उद्योग। किसके तरफ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं? गैर कृषि आधारित उद्योग हमारा क्या होता है, और गैर कृषि आधारित उद्योग में हम लोग किसको किसको रखते हैं। अब आते हैं गैर कृषि आधारित उद्योग की तरफ। तो गैर कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहले जो आता है बिहार में वो है चर्म रोग। क्या है? चर्म रोग पहले आते हैं, चर्म रोग। तो हम लोग चर्म रोग के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार में जो है गाय, भैंस और जो है आपकी बड़ी तादाद एवं उनकी खालों से एवं चर्मों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग के विकास की भारी संभावना है। यहाँ जो चर्म उद्योग है इसकी बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि यहाँ गाय भैंस बड़ी तादाद में है और इनके खालों एवं चमड़ों की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है, और यहाँ भारी उद्योग की संभावना है। बिहार में जो ये मुख्य उद्योग के रूप में कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। बिहार में जो अभी ये जो चर्म रोग के उद्योग है ये किस रूप में उद्योग है? तो ये कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है, मतलब कुटीर उद्योग के तौर पर इसका अभी कारगर है, और ये कुटीर उद्योग पर के तहत काम करते हैं। और अधिकांश चर्म उद्योग जो है कहाँ का है? अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। और यहाँ 50,000 कारीगर जूते चप्पल का निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। मतलब बिहार के 50,000 लोग जो है ये चर्म रोग से मतलब जूते चप्पल के निर्माण में लगे हुए हैं, और इसका जो अधिकांश चर्म उद्योग जो है वह कहाँ का है? बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में अवस्थित है। ये हमारा हो गया चर्म उद्योग के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, और बिहार में जो है चर्म रोग के जो 3 संगठन है। कितने संगठन है? बिहार में चर्म उद्योग के 3 संगठन है। पहला हमारा है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और इसकी सहयोगी इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाई है। बिहार में जो चर्म रोग के 3 संगठन हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है हमारा है बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम और इसकी सहयोग इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत काम करती है। पहला हमारा क्या हो गया? बंगाल लिमिटेड, बिहार राज्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा है मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म उद्योग कारखाने। पहला जो कारखाना है वो लेदर लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं, जो प्रमुख जूता चप्पल बनाने की कंपनियां है। दूसरा आता है हमारा मुजफ्फरपुर में जो स्थित है निजी चर्म उद्योग के कारखाने। मुजफ्फरपुर में क्या स्थित है? मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म उद्योग के कारखाने। उसके बाद थर्ड आता है हमारा मोकामा और पटना के दीघा में बाटा चर्म संशोधन एवं निर्माण उद्योग। बाटा कहाँ पर है? बाटा का जो आप लोग नाम सुने होंगे, बाटा का जूता चप्पल बहुत मजबूत होता है। तो बाटा का बिहार में 2 जगह केंद्र है, मोकामा और पटना। मोकामा और पटना के दीघा में, नाम सुने होंगे पटना के जो भी निवासी है, दीघा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो पटना के मोकामा और दीघा में बाटा के चर्म उद्योग का संशोधन है, और 1970 के दशक में जो है यहाँ निर्माण किया गया था। अब आते हैं सीमेंट उद्योग की तरफ, जो हमारा गैर कृषि आधारित उद्योग भी आता है, और इसमें जो भी दिए हुए हैं आप लोग इसकी तरफ पढ़ लेंगे, बहुत सारे इसमें है, आप लोग एक बार इसको उदाहरित पढ़ लेंगे। इसी में आता है हमारा खनिज आधारित उद्योग। तो बिहार में खनिज है ही नहीं, तो यहाँ खनिज आधारित उद्योग लगते ही नहीं है, और अल्प मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर एवं पायरेट है, तो इसका निर्माण बहुत ही कम है और इसको बाहर ही भेज दिया जाता है इसके सीमेंट उत्पादन के लिए। तो अब आते हैं हम लोग सीमेंट उद्योग की तरफ। किसके तरफ आते हैं? खनिज संसाधन, मतलब खनिज आधारित उद्योग में ही आता है हमारा पहला सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर। ऐसा आप सभी भी जानते हैं कि सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है? हमारा चूना पत्थर। ऐसा आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे और सभी स्टूडेंट पढ़े भी होंगे, ये मैंने 3-4 बार भी आप लोगों को बताया है। साधारणतः 1 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। सीमेंट के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो क्या होती है? चूना पत्थर। तो 1 टन अगर हम लोग सीमेंट बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग 2 टन के आसपास चूना पत्थर का यूज करते हैं। कितने टन के आसपास? 2 टन चूना पत्थर के आसपास करते हैं 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना पत्थर प्राप्त होता है। बिहार में क्या होता है? बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5%
चूना पत्थर प्राप्त होता है। थर्ड है हमारा सीमेंट उद्योग रोहतास जिले के डेहरी ऑन सो के पास डालमियाना नगर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? सीमेंट उद्योग जो है रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के पास डालमियाना नगर में अवस्थित है। तो ये हो गया हमारा सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है रासायनिक उद्योग। क्या होता है हमारा रासायनिक उद्योग? तो अन्न, क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग है। क्या है? अन्न, क्षार एवं उर्वरक जो है रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग है। बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है और इसका उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। कितना लाख टन है? 4 लाख टन है। और बिहार में उर्वरक का सबसे महत्वपूर्ण कारखाना कहाँ स्थापित है? तो बरौनी में स्थापित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है और इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। अब आता है हमारा कांच उद्योग। तो यहाँ उद्योग का प्राचीन उद्योग है और यहाँ पहले कांच की चूड़ियां बनाई जाती थी और औषधि निर्माण के विकास में कांच उद्योग का विकास हुआ है। तो ये हो गया हमारा कृषि आधारित उद्योग। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग अच्छे से समझते रहेंगे क्योंकि ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आपको इस तरह से दे दिया हूँ, इस तरह से पॉइंट वाइज अलग दे दिया हूँ कि आप लोगों को बोरिंग ना हो, इसलिए मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ कि पॉइंट वाइज में आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा और आप लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट को अपने दिमाग में या ब्रेन में याद रख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनेगा। तो इस सबसे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है ही नहीं, बनेगा भी। अब आते हैं हम लोग वन पदार्थों के आधारित उद्योग, मतलब वन पर आधारित उद्योग। तो कांच का उत्पादन जो है पटना, हाजीपुर और दरभंगा में होता है। कांच का उत्पादन कहाँ का होता है? पटना, हाजीपुर, दरभंगा और भागलपुर में कांच का उत्पादन होता है। अब आते हैं हम लोग वन पदार्थों पर आधारित उद्योग। किस पर आते हैं? वन पदार्थों पर आधारित उद्योग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वन पदार्थों पर आधारित उद्योग। तो वन पदार्थों पर आधारित उद्योग में यहाँ लकड़ी, कागज एवं लुगदी तथा लाख उद्योग विकसित है। कौन कौन वन्य पदार्थों पर जो आधारित उद्योग है? तो वन पदार्थों पर आधारित उद्योग क्या होते हैं? यहाँ लकड़ी, कागज एवं लुगदी, लाख उद्योग है। बिहार में जो नेपाल से सटे क्षेत्र है जैसे नरकटियागंज, जोगबनी, बरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार में लकड़ी के कारखाने, जो भी क्षेत्र नेपाल से सटे हुए हैं वहाँ हमारे लकड़ी के कारखाने पाए जाते हैं। जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था, जो अभी एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप है, जो हमारा कहाँ पड़ता है? मुंगेर के आसपास पड़ता है आपका। तो जमालपुर में 1875 ईस्वी में सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ था और यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। क्या था? यह एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था जमालपुर में, जो बिहार में ही पड़ता, वो स्थापित हुआ था कब? 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और इसके बाद जो भी पॉइंट है आप लोग इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। अगर आप लोगों के पास किताब होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछा जाता है कि बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है, लिखिए। अगर आपसे पूछेगा बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के 2 कारण को लिखे तो 2 नंबर मिलेगा और पूरा पूछ देगा तो प्रमुख कारण तो आपको ये 5 नंबर में पूछेगा। तो पहला प्रमुख कारण है यहाँ कच्चे माल की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में क्या होती है? सबसे बड़ी जो औद्योगिक, यहाँ उद्योग जो नहीं लगता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पहला क्या? कच्चे माल की कमी सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ ना सिर्फ खनिजों का अभाव है, वरना गन्ना, जूट और अन्य खनिज भी कमी आने से कच्चे माल की कमी होती है, अतः इससे संबंधित कारखाने भी बंद होने लगे हैं। दूसरा आता है संरचनात्मक सुविधाओं की कमी, जैसे में परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी, बाजार की कमी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? संरचनात्मक सुविधाओं पे। ये सब की कमी है, यहाँ परिवहन नहीं है, ऊर्जा नहीं है, भंडारण की कमी है और बाजार की भी कमी है। अब भंडारण और नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा बात जो है आधुनिकीकरण हेतु पूंजी एवं तकनीकी की कमी। आधुनिकीकरण के लिए क्या होती है? आजकल सभी चीज आधुनिकीकरण हो रहे हैं, मशीन पर डिपेंड हो रहे हैं, तो इसके लिए पूंजी एवं तकनीक की कमी। कृषि आधारित उद्योग तथा जमालपुर कारखानों में पतन के प्रमुख कारण यही है और सीमेंट उद्योग और बरौनी के अनेक इकाइयां भी बंद होने का कारण भी यही है, औद्योगिकरण हेतु पूंजी और तकनीकी की कमी। चौथा हमारा है आपका विदेशी निवेश की कमी। चौथा हमारा क्या है? विदेशी निवेश की कमी। यहाँ जो है विदेश निवेश की कमी होती है, यहाँ कमी MOU समझौता भी हुआ था लेकिन इसके बाद भी इसमें वास्तविक निवेश नहीं हुआ था।
तो ये सब है बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परिवहन, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये सभी आप लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके होंगे जब मैंने परिवहन पढ़ा था। तो यहाँ हम लोग सिर्फ स्पेशली बिहार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बिहार के बारे में आप लोग सिंपली एक दो लाइन में समझ लीजिए। इसके बारे में विस्तार से हम लोग 1, 2, 3 चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में आपको बिहार से रिलेटेड बताया गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परिवहन, तो बिहार का अधिकतर भाग मैदानी है, इसलिए यहाँ परिवहन के प्राय सभी स्थलीय साधनों का विकास है। मतलब यहाँ का जो सभी भाग जो है किस तरह के मैदानी है, तो यहाँ सभी तरह के स्थलीय साधनों का विकास है। यहाँ रेल मार्ग भी है, वायु मार्ग भी है, जल मार्ग भी है, सारी चीजें की व्यवस्था है। तो पहले आते हैं हम लोग सड़क मार्ग, जिसको हम लोग रोडवे बोलते हैं। तो बिहार में सबसे पहला सड़क मार्ग का विकास हुआ था और बिहार के प्राचीन साधनों में से एक है। यही नहीं, यहाँ 2 सम्राट अशोक एवं शेरशाह ने सड़क मार्ग के विकास में योगदान दिया और वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यहाँ आपको समझने का है कि बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ, जो बिहार के प्राचीन साधनों में से एक है। और यहाँ एक सम्राट नहीं, 2 सम्राट, कौन कौन? अशोक एवं शेरशाह, दोनों ने सड़क मार्ग के विकास में योगदान दिया और यहाँ जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। बिहार का जो राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग संख्या 2 है, इसको ग्रैंड ट्रंक रोड से नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग संख्या 2। बिहार की कई सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। जैसे मैं आप लोग अगर सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ के भी बहुत सारे क्षेत्र जो है, रोहतास हुए, ये सभी चीजें के क्षेत्र जो है कहाँ तक? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक भी जाती है। और गंगा नदी पर बना पुल महात्मा गांधी सेतु राजधानी पटना और दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया है। मतलब गंगा नदी पर जो महात्मा गांधी सेतु जो पुल बनाया गया है, इसको राजधानी पटना और दक्षिणी बिहार को सीधा उत्तरी क्षेत्र से जोड़ दिया गया है। तो ये हुआ हमारा सड़क मार्ग। अब हम लोग रेल मार्ग की ओर बढ़ते हैं। रेल मार्ग, तो रेल मार्ग बिहार में ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। रेल मार्ग का विकास कब हुआ था? रेल मार्ग का जो विकास है ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई थी। इस योजना के तहत जो गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई थी। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इसका जो है सीधा पटना का संपर्क जो है पश्चिमी एवं पूर्वी भारत से स्थापित किया गया था इस रेल मार्ग के दृष्टि से। और इस रेल मार्ग का जो विकास किया गया था 1860 ईस्वी में, वो इसलिए बनाया गया था कि पटना की तरफ से सीधा पश्चिमी एवं पूर्वी भारत में स्थान स्थापित हो सके। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मोकामा के पास 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण हुआ, जो अभी सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज है। उपरांत उत्तरी एवं दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग से सीधा संपर्क स्थापित हो चुका। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ? मोकामा में 1959 ईस्वी में राजेंद्र सेतु निर्माण, जो अभी भारत का सबसे बड़ा रेल रोड ओवरब्रिज है। मतलब रेल रोड मतलब उससे नीचे से रेल जाती है, ऊपर से रोड क्रॉस करती है। तो रेल रोड ओवरब्रिज जो अभी राजेंद्र सेतु जो है सबसे बड़ा है, जिसका निर्माण 1959 ईस्वी में किया गया था। और हाजीपुर में 202 ईस्वी में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित किया गया था। कब? हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय स्थापित वो 2002 में किया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जल मार्ग। क्या है नेक्स्ट हमारा? जल मार्ग। तो जल मार्ग में यहाँ संबंधित बहुत सारे क्षेत्र जो है आपको गंगा नदी के किनारे नहीं है, तो पहाड़ी इलाका या जल मार्ग जो है वो सिर्फ अधिकतर पटना के क्षेत्र में है। तो जिधर जिधर नदी के किनारे पड़ती है उधर उधर जल मार्ग की सप्लाई होती है, जो हल्दिया इलाहाबाद की तरफ से जाती है, उधर से रेलवे आती है, मतलब कि जल आती है जाती है, मतलब जहाज आती है और जाती है। और आते हैं वायु मार्ग। तो वायु मार्ग में जो पटना का जो आपको जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, जो अभी इकलौता था, लेकिन अभी दरभंगा में भी एयरपोर्ट चालू हो चुका है। तो ये हमारा जो है वायु मार्ग हुआ। अब एक आता है रज्जू मार्ग, जो आप लोगों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थान पर होता है। अगर आपसे कोई पूछा रज्जू मार्ग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है जो आप लोग छोड़ देते हैं और आपके एग्जाम में पूछ देता है। तो रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए होता है और बिहार में राजगीर के लिए पर्वत एवं भू स्थापित करने के लिए इसका विकास किया गया था। 1972 में जापान सरकार द्वारा इसका बनाया गया था। तो इस तरह से हमारा क्लास आज का यही एंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको इसके पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए वहां आपको अटेंडेंस लिंक मिला होगा,
आप लोग उस लिंक पर जाके अपना अटेंडेंस बना देंगे ताकि मैं आपको इसका पीडीएफ भेज सकूं। जितने भी स्टूडेंट क्लास किए हैं वो सारे जाके अपना अटेंडेंस बना देंगे ताकि मैं आपको इसका पीडीएफ भेज सकूं। और आपका जो अटेंडेंस वैलिड होगा वो आपका 8/26 के बाद का होगा। 8/26 के पहले जिसका भी अटेंडेंस बना होगा उसको इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, और 8/26 के बाद जिसका भी बनेगा 8/30 तक उसका इसका पीडीएफ उसको 9 बजे तक भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर जो स्टूडेंट वहां से अपना अटेंडेंस नहीं फिलअप कर पाते तो उसका पीडीएफ नहीं दिया जाएगा, ये आप लोग जान लें। अगर कैसे आपको नहीं मिलता तो आप हमें तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर हमें वहां अटेंडेंस लिंक नहीं मिला। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।